हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम प्लस टू के अंदर इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर पढ़ा था, मुद्रा के कार्य, मुद्रा का अर्थ पढ़ा था और मुद्रा का बारे में हमने उसकी परिभाषाएं पढ़ी थी और उसके बाद उसके महत्व के बारे में चर्चा की थी। महत्व ने ये कहा था हमारा इससे जो सामाजिक स्टेटस है, यानी जो हमारा स्थिति है वो मजबूत होती है। मुद्रा के द्वारा क्या होता है, बाजार की दूरी है, बाजार के अंदर जो मुख्य हलचल होती है मुद्रा कारण होती है। मुद्रा के द्वारा ही बचत को प्रोत्साहित किया जाता है, मुद्रा के द्वारा ही निवेश को प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब मुद्रा का बहुत ज़्यादा महत्व है। और महत्व का अगर आपको प्रश्न है ना, मुद्रा का महत्व बताओ, तो आप जानते हो मुद्रा का क्या महत्व है, बताइए आपको पैसे का कितना महत्व है, करेंसी का। जो भागते फिरते हैं, जो अपना सब कुछ करते हैं, वो मुद्रा के लिए तो भागते फिरते हैं दिन रात को, इसलिए ताकि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो एक आवश्यकताओं की पूर्ति का भी महत्व बता सकते हैं इसका, कि अपनी जो आवश्यकता है, जो हमारी चाहत है, वो पूरी हो जाए हमारी। इसलिए तो हम मुद्रा से इतना प्रेम करते हैं, हम अपनी मुद्रा को हम अधिक चाहते हैं, क्योंकि वो जैसे हमने बात की थी ना, यानी स्वर्ग में लेके जाने वाली चीज़ है ये। हमारा यहाँ पर धर्तव्य में स्वर्ग मिल जाता है, यानी अच्छे तरीके से हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं सुख सुविधा के द्वारा। चलो आगे, जो हमारा नेक्स्ट जो आपका लेसन है 18 नंबर का, वो है व्यापारिक बैंक। बिल्कुल सिंपल है, व्यापारिक बैंक और अर्थम कार्य की चर्चा हम करने वाले हैं। व्यवसायिक बैंक, वाणिज्य बैंक और व्यापारिक बैंक। जानती हो बैंक, आज आज के टाइम अगर वर्तमान में देखो तो बैंक तो बहुत ज़्यादा एक तरह का फेमस शब्द बन चुका है ना। वो तो बैंक के साथ सबका अच्छे तरीके से संबंध है, कौन नहीं जानता बैंक के बारे में, सब जानते हैं। अब हमें पढ़ना क्या है, इसका अर्थ पढ़ना है, इसके कार्य पढ़ने हैं हम। ठीक है, सबसे पहले हम बैंक के अर्थ की बात करें, शाब्दिक अर्थ की बात करें, इस शब्द की बात करें, ये कैसे उत्पन्न हुआ था, अंग्रेजी में बैंक शब्द कैसे बना था। तो बैंक शब्द की उत्पत्ति हुई थी इटालियन भाषा से। किससे हुई थी? इटालियन भाषा। बैंक की जो शब्द की उत्पत्ति वो इटालियन भाषा से हुई थी। इटालियन भाषा में इसको बोलते थे बैंको। क्या बोलते थे? बैंको, बैंको। हम हम मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि बैंक शब्द कैसे बना था। इससे पहले इटालियन भाषा में एक बैंक को कहा जाता था। इटली में बैंक को क्यों कहा जाता था इसको? क्योंकि इटली में जो लोग थे ना, इटली के जो लोग थे, इटली के जो लोग थे, वो जो मुद्रा का लेन देन करते थे, मुद्रा का लेन देन करते थे। तो बैंक मुद्रा के तो लेन देन करता है, आपसे मुद्रा लेता है, आगे ऋण देता है। ठीक है, तो मुद्रा का लेन देन करते थे, वो एक बेंचों पर करते थे बैठकर। इस पर बेंचों पर बैठकर मुद्रा का लेन देन करते थे और वहीं से बैंकों शब्द बन गया, यानी बेंचों से बैंकों शब्द। ठीक है, और कालांतर में धीरे धीरे हम बात करें, ये फ्रांसीसी भाषा में इसको बैंके कहने लग गए। तो पहले तो क्या हुआ, बैंकों शब्द की उत्पत्ति हुई। ठीक है, उसके बाद इसको फ्रांसीसी भाषा में क्या बोलने लगे, बैंके शब्द बोलने लगे। कालांतर यानी आने वाले टाइम के अंदर धीरे धीरे जो फ्रांसीसी भाषा थी उसमें इसको क्या करने लगे, बैंके, यानी किसकी? बैंके शब्द की उत्पत्ति। और बैंके शब्द से आगे धीरे धीरे अंग्रेजी में क्या बन गया, ये बैंक बन गया। अंग्रेजी में क्या बोलने लगे इसको? बैंक शब्द बोलने लगे। यानी इस प्रकार बैंक शब्द की उत्पत्ति हुई थी। सबसे पहले इटालियन भाषा में इसको बैंकों कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इटालियन भाषा के जो लोग थे, जो अपने मुद्रा का जो लेन देन करते थे, वो बेंचों पर बैठ के करते थे। ठीक है, फिर इसको फ्रांसीसी भाषा में बैंके बोलने लगे। फिर आगे से चलते चलते कालांतर यानी टाइम, समय बीतता गया, फिर इसको अंग्रेजी भाषा में क्या क्या कहा जाने लगा, बैंक शब्द कहा जाने लगा। इसी प्रकार एक अन्य धारणा भी है, एक अन्य विचार भी है। वो ये कहते हैं जो इसकी शब्द की उत्पत्ति हुई है ना, वो जर्मन भाषा से हुई है, जर्मन भाषा से। अन्य कई विचार क्या कहते हैं, अन्य जो विचारधारा वो कहते हैं इसकी उत्पत्ति जर्मन भाषा से हुई है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं जर्मन भाषा में? बैंक ऐसे कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बैंक इसको कहा जाता था जर्मन भाषा में। ठीक है, और इसका शब्द था सम्मिलित स्कंद कोश। सम्मिलित स्कंद कोश, यानी इसका अर्थ ये था बैंक शब्द का, तो जर्मन भाषा में बैंक शब्द का था वो अर्थ ये था, सम्मिलित स्कंद कोश। ठीक है, तो ये इसके शब्द की बात हो गई। पहले हम बात करें तो इटालियन भाषा में इसको बैंकों कहा जाता था, क्योंकि वहाँ के जो इटली लोग थे वो मुद्रा का लेन देन बेंचों पर बैठ कर करते थे। उसके बाद ये फ्रांसीसी भाषा में बैंके कहा जाने लगा। फिर अंग्रेजी भाषा में इसका किसकी उत्पत्ति हुई? बैंक शब्द की उत्पत्ति हुई। एक और धारणा ये कहते हैं
कि जो बैंक शब्द की उत्पत्ति हुई थी वो जर्मन भाषा से हुई थी, और उस स्थिति में बैंक को क्या कहा जाता था, सम्मिलित सकंद कोष के रूप में जाना जाता था। उसके बाद ये अंग्रेजी में क्या आ गया, बैंक शब्द के रूप में यूज किया जाने लगा या उपयोग किया जाने लगा। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके अर्थ के बारे में तो हम चर्चा कर चुके हैं। अब अगर हम इसके अर्थ की परिभाषा की बात करें, देखो परिभाषा कभी भी एक जैसी नहीं होती, कभी भी एक हम ये नहीं बोलते भी एक ही परिभाषा दे दें हम। आपसे पूछा जाए तो आप बैंक को अलग तरीके से परिभाषित करोगे, मेरे से पूछा जाए तो मैं बैंक को अलग तरीके से परिभाषित करूंगा, कोई अन्य व्यक्ति से पूछेंगे, यानी प्रत्येक व्यक्ति हर क्षेत्र के अंदर अपने जो विचार होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी कभी भी आपस में विचार मिलते नहीं। हम नहीं कहते भी एक स्टिक इसकी हम डेफिनेशन दे, एक ऐसी परिभाषा दे जो सब मान ले, ऐसा तो कोई मैटर है नहीं। यानी कहीं ना कहीं तो परिभाषा के अंदर परिवर्तन होता ही होता है, यानी कुछ ना कुछ चेंज होता है, वैसी परिभाषा नहीं दी। इसका मतलब एक स्टिक परिभाषा इसकी नहीं दी जा सकती। तो हम इसको अगर हम इसकी एक स्टिक परिभाषा देने की बात भी करें, चर्चा भी करें, तो हम मुद्रा की परिभाषा की बात भी करें हम, तो इसके अंदर सबसे पहले कुछ जो अर्थशास्त्री थे उनकी परिभाषा की चर्चा कर लेते हैं हम। इसके अंदर एक पहला व्यक्ति था फिंडले सिराज, जिन्होंने इसकी परिभाषा दी थी। कौन था? फिंडले सिराज। इन्होंने बैंक शब्द है इसकी परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा था कि बैंक एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकता है, या कोई फर्म भी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसके व्यवसाय के लिए ऐसा स्थान हो। इन्होंने कहा था भी कोई एक व्यक्ति है या कोई फर्म है या कोई कंपनी है, वो अपना व्यवसाय एक ऐसे स्थान पर करे, व्यवसाय एक ऐसे स्थान पर करे जहां पर वो क्या करे, लोगों से या लोगों की जमाएं स्वीकार करे, लोगों की जमाएं स्वीकार करे। यानी बैंक करते हैं ना, हम पैसा जमा करते हैं नहीं बैंक में, क्या बैंक ये कह देता है हम तो नहीं करेंगे जी, स्वीकार कर देता है? नहीं करता। यानी जहां पर करेंसी या जो पैसा हो उसके द्वारा साख का निर्माण किया जाए, यानी बैंक जमाएं स्वीकार करे और आगे उन जमाओं को क्या दे, ऋण के रूप में प्रदान करे। यानी ऋण ही क्या होता है, एक तरह का साख निर्माण होता है। ये इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे साख निर्माण को। व्यापारी बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य भी है, ठीक है। तो ये फिंडले सिराज क्या कहते हैं, बैंक एक कंपनी भी हो सकती है, एक फर्म भी हो सकती है, एक व्यक्ति भी हो सकता है, जिसका व्यवसाय ऐसा स्थान का चयन करना होता है, यानी ऐसा स्थान पर जहां पर लोगों की जमाएं स्वीकार करेगा, ऋण प्रदान करेगा। इसका मतलब वो साख का निर्माण किया जाता है, ठीक है। और जो पैसा जमा है उसको ड्राफ्ट के द्वारा, चेक के द्वारा वो क्या कहता है, वापिस उनको भेजते से मान लेते हैं। आज मैंने पैसा जमा कराया तो मैं चेक के द्वारा पैसा निकलवा ही सकता हूँ ना, ठीक है। तो इसके द्वारा बैंक वापस क्या करता है, उसका भुगतान करता है। ऐसा थोड़ी है बैंक हमसे पैसा लेता ही जाता है, वापस भुगतान नहीं करना होता क्या। मान लेते हैं आपने 10,000 बैंक में पैसा जमा करवाया, तो आप जब चाहो उसको वापस निकलवा सकते हो। इसका मतलब क्या है, बैंक फिंडले सिराज कहते हैं वो लोगों की जमाएं स्वीकार करता है और आवश्यकता पड़ने पर और बैंक वापिस ड्राफ्ट या चेक के द्वारा उसका वापस भुगतान भी करता है। अगर ऐसे स्थान पर ऐसा हो रहा है, यानी करेंसी आ रही है और करेंसी दी जा रही है, तो वो बैंक है। बस जनता का पैसा आ रहा है, वो भी करेंसी के रूप में आ रहा है, मुद्रा के रूप में आ रहा है, और वापस मांगने पर वो भुगतान कर रहा है, तो उसका मतलब करेंसी के रूप में भुगतान कर रहा है, यानी मुद्रा का लेन देन हो रहा है। तो फिंडले सिराज ने उसको क्या शब्द दिया है, बैंक की परिभाषा दी है, यानी वो क्या है, बैंक है। उसके बाद पढ़ते हैं क्राउथर की परिभाषा। देखो बात एक ही कहेंगे, क्योंकि बैंक करता ही मुद्रा का लेन देन है, वस्तु का थोड़ी करता है। ये अलग तरीके से कहेगा, क्राउथर अलग तरीके से बोल देगा। क्राउथर कहता है बैंक का कार्य है, यानी बैंक का कार्य है, कौन सा कार्य? एक तो वो अन्य लोगों से ऋण लेता है, यानी पैसा लेता है, और वो अन्य लोगों को, किसी और को, दूसरे लोगों को ऋण प्रदान कर देता है, कर देता है। इसका मतलब यहाँ पर मुद्रा के लेन देन हो रहा है। पहले वो किसी और से ऋण लेगा, फिर आगे वो क्या करेगा, प्रदान करेगा, यानी इसी प्रकार वो क्या करेगा, मुद्रा का निर्माण करेगा। किसका करेगा? मुद्रा का निर्माण।
अब मुद्रा का निर्माण होता है ना, साख का निर्माण वो बैंक ही करता है। कैसे करता है वो आगे चर्चा करेंगे, तो डिटेल से पढ़ेंगे। एक आपको एग्जाम्पल भी दिया गया बुक के अंदर, उसको भी हम डिटेल से कि किस प्रकार बैंक मुद्रा का निर्माण करता है। आपने देखा होगा बैंक के अंदर कितने कर्मचारी होते हैं, सबको तनख्वाह दी जाती है ना। एसी लगा होता है, इतने कंप्यूटर वगैरह चलते हैं, इतनी टोटल गार्ड्स वगैरह होते हैं, अरे उनको तनख्वाह दी जाती है तो पैसा आता कहाँ से है, वो पल्ले से थोड़ा लगाते हैं। वो क्या करते हैं, साख का निर्माण करते हैं, मुद्रा का निर्माण करते हैं, और वो इसी के द्वारा होता है। उनके पास वो ऋण लेते हैं, किसी यानी जमाएँ आती है, उसको ऋण देते हैं, ऋण पर देते हैं आगे। बस ये जो पैसे का लेन देन होता है, इसी के द्वारा वो क्या करते हैं, मुद्रा का निर्माण करते हैं, यानी साख का निर्माण करते हैं। तो जहाँ पर साख का निर्माण होता है, मुद्रा का निर्माण होता है, जहाँ पर ऋण आता है और ऋण दिया जाता है, यानी करेंसी का ही लेन देन होता है, मुद्रा का लेन देन होता है, वो कौन है, बैंक है। ये कौन कहता है, क्राउथर कहता है। ये बात तो किसने की थी, फिंडले सिराज ने। इसने थोड़ा अलग तरीके से बोल दिया, इसने सीधा ही कह दिया ऋण लेना और ऋण देना और इससे मुद्रा का निर्माण करना, वो क्या है, बैंक है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं, मुद्रा के कार्य के बारे में। अगर अब इसको एक सर्वमान्य परिभाषा आप देना चाहो, इतनी बोलने के बाद मैं बोलूँ कि आप बताओ जी क्या हो सकती है, आप कहोगे जी जहाँ पर जिस स्थान पर मुद्रा का लेन देन होता है, पैसे का लेन देन होता है, करेंसी का लेन देन होता है, वो बैंक है। आप यही कह सकते हो ना, यही बोलेंगे हम नॉर्मल भाषा में कि वो मुद्रा स्वीकार करता है, हम पैसा जमा करा देते हैं, वहाँ से पैसा ले लेते हैं। चाहे हम है, चाहे वो व्यापारी वर्ग है या कोई अन्य वर्ग है, वो क्या करता है, अपना पैसा वहाँ पर जमा करवाता है, आवश्यकता पड़ने पर वापस निकाल लेता है, यानी मुद्रा का लेन देन होता है जहाँ पर, वो बैंक है। आप एक नॉर्मल भाषा में इसको बोल सकते हो। अब बात करते हैं हम जो व्यापारी बैंक है उसके कार्य। बैंक के देखो कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है, आराम से कर सकते हो आप। व्यापारिक बैंक का पहला कार्य तो, दूसरा दो कार्य तो आप परिभाषा में पढ़ ही चुके हो, ये दो कार्य तो आप परिभाषा में पढ़ चुके हो। कौन कौन सा, पहला कार्य है जमाएं स्वीकार करना और दूसरा कार्य है ऋण प्रदान करना। ये पढ़ा नहीं क्या आपने, बैंक ही तो करता है। आप क्या करते हो, अपनी छोटी छोटी जमाएं बैंकों में जमा करते होते हैं ना, बैंकों ने बहुत सी व्यवस्था, बहुत से खाते चला रखे हैं। आप थोड़ी सी बचत है वो बैंक में जाके पैसा जमा करवा सकते हो, ताकि आपका पैसा इकट्ठा होता रहे, आपके बचत इकट्ठी होती रहे। यानी बैंक क्या करता है, प्रत्येक प्रकार की जमाएं स्वीकार करता है, यानी जमा स्वीकार करता है। कोई बैंक ऐसा नहीं कहेगा जी मैं पैसे नहीं लूंगा, क्योंकि बैंक का काम ही होता है पैसे का लेन देन करना। ठीक है, तो पहला कार्य पढ़ते हैं हम, जमाएं स्वीकार करना। बैंक का पहला कार्य नहीं, बैंक क्या करता है, बैंक सामान्य जनता की, जिसे बोलते हैं प्राथमिक जमाएं, जनता की जमाएं स्वीकार करता है। जनता अपनी बचत का, अपने पैसे का अपना अंश क्या रख सकता है, बैंक में रख सकता है, उसको बैंक में जमा करा सकता है। ठीक है, और मांगने पर बैंक क्या करता है, वापिस भी प्रदान करता है। जैसे आप पैसा बैंक में रख रहे हो, जब आवश्यकता पड़े तो बैंक से वापस पैसा निकलवा ही सकते हो ना। जब आप मांगते हो तो पैसा बैंक वापस आपको भुगतान करता है, ये तो हम परिभाषा में पढ़ चुके हैं। ये पढ़ी थी ना फिंडले सिराज की भी, मांगने पर बैंक क्या करता है, वो पैसा आपको वापस भुगतान करता है। इसी कारण इसको, इन जमाओं को बोलते हैं मांग जमाई, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं, मांग जमाई, यानी जमा आपने किया है और मांगने पर वो वापस आपको क्या करेगा, उस पैसे को भुगतान करेगा, यानी वो पैसा आपको वापस से देगा, जिसको हम बोलते हैं मांग जमाई। मैं अपना पैसा है, जैसे मान लो थोड़ी मैं बचत करता जाता हूँ, वो बैंक में जमा कराता जाता हूँ, जब मेरी आवश्यकता होगी, जब मैं चाहूँ तब पैसा बैंक से क्या कर सकता हूँ, निकलवा सकता हूँ। क्या मतलब, मेरे मांगने पर वो बैंक मेरे को वो पैसा वापस क्या कर देगा, मेरे को भुगतान कर देगा। अब हम ये बात करें भी, जो जमाएं स्वीकार की जाती है वो कुछ प्रकार के खाते होते हैं, कुछ प्रकार के खाते बना रखे हैं, जिसके अलग अलग खाते हैं, जैसे कोई बचत खाता है या कोई चालू खाता है, ऐसा कोई खाते के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि बैंक किस प्रकार ब्याज देता है। जैसे आपने पैसा जमा कराया तो बैंक ब्याज तो देगा ना आपको, किसमें ब्याज दर ज़्यादा होती है, किसमें कम होती है, कौन से खाते की क्या विशेषता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो खातों की बात करें, एक होता है बचत खाता, पहला क्या होता है, बचत खाता।
बचत खाता वो होता है जैसे कोई कर्मचारी वर्ग होते हैं, यानी ऐसा वर्ग जिसको एक निश्चित समय में वेतन मिलता हो, है ना। कर्मचारी वर्ग को महीने के अंदर लास्ट महीने दिन को तो वेतन मिलता है ना, यानी ऐसा वर्ग जिसको लास्ट दिन यानी एक महीने के अंदर वेतन मिलता हो, तो वो क्या करता है अपनी बचत को, जो पैसा खर्च होना कुछ बचत को क्या करता है बैंक में जमा करवा देता है, जमा करवा देता है। क्यों कराता है बैंक में जमा? ताकि एक माह के अंदर, देखो पैसा तो एक दिन ही मिलेगा, लेकिन पूरे माह चलाने के लिए उसको पैसा तो चाहिए ना बीच के अंदर। अगर मान लो वो एक दिन मिले उसी दिन वो पूरा खर्च कर दे तो पूरा महीना कैसे चलेगा? तो उसमें थोड़ी सी बचत करके वो बैंक में जमा करवा देता है, और बैंक में जमा करवा के क्या करता है जब आवश्यकता पड़े तो वो बैंक से वापस क्या कर सकता है उसको निकलवा सकता है। अब हम दूसरे खाते की बात करें, ध्यान रखना इसके अंदर जो ब्याज दर होता है ना वो कम होती है, ब्याज दर, ब्याज दर क्या होती है कम होती है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पैसा आता है बैंक के पास। अब आता है चालू खाता, पहला तो आ गया बचत खाता, दूसरा आपका चालू खाता। देखो चालू खाता वो खुलाते हैं जो व्यापारिक वर्ग होते हैं। कौन होते हैं? व्यापारिक वर्ग, जिनको एक दिन के अंदर अधिक बार वो पैसे का लेन देन करते हैं, अधिक बार पैसे का लेन देन करते हैं, है ना। तो व्यापारिक वर्ग को तो कभी पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है, कोई जब पैसा आ गया आप जमा कराते हो सकता है घंटे के बाद ही, एक घंटे के बाद, कुछ समय के बाद ही वो फिर कोई ना कोई व्यापार कर लेता है या कुछ कोई ना कोई उसको मतलब सौदा हो जाता है, फिर उसको पैसा चाहिए। इसका मतलब ये क्या करते हैं एक दिन में अधिक बार लेन देन कर सकते हैं जो चालू खाते वाले ऑर्डर होते हैं। यानी जिसने चालू खाता खोला है ना तो व्यापारिक वर्ग है, वो एक दिन में एक से अधिक बार क्या कर सकते हैं लेन देन कर सकते हैं, उनको छूट होती है क्योंकि ये चालू खाता होता है। क्योंकि इसके अंदर एक ध्यान रखना, इसके अंदर ब्याज दर होती है वो बिल्कुल ही कम होती है, न्यून होती है, क्योंकि पैसा बाजार बैंक में रहता ही नहीं है, कभी जमा करवा दिया कभी निकाल लिया, जमा करवा दिया निकाल लिया, जमा करवा दिया निकाल लिया। इसका मतलब ये प्रक्रिया चलती रहती है क्योंकि व्यापारी वर्ग को पैसा उसी टाइम चाहिए, है ना। बड़े बड़े बढ़िया होते हैं ना व्यापारी वर्ग होते हैं, और डेली पैसा आ गए वो जमा करवा दिया, कुछ समय बाद वापस निकाल लिया, यानी उनका जो प्रक्रिया बैंक के अंदर आना जाना चलता रहता है, ठीक है। तो इसमें ब्याज दर कम होती है बचत खाते में, इसमें ब्याज दर क्या होती है न्यून होती है, यानी इससे कम होती है ब्याज दर। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम अवधि जमाई, तीसरा खाता होता है अवधि जमाई। इसके बारे में तो जानते ही हो आप, एफडी वगैरह करवाते हैं ना, एक निश्चित समय के लिए जो पैसा जमा कराया जाता है, आप कह सकते हो एक निश्चित समय के लिए पैसा जमा करवाना, एक निश्चित समय होता है जैसे 7 साल 5 साल, है ना। एक उससे पहले हम उसको नहीं निकलवा सकते पैसे को, जैसे एफडी वगैरह हम करवाते हैं, इतने टाइम की एफडी है, 10 साल की है, 7 साल की है, साल की है, 2 साल की है, यानी कहने का मतलब कि एक निश्चित समय के लिए जो पैसा बैंक में जमा कराया जाता है उसे बोलते हैं आवधिक जमाएं, अवधि जमाएं। और इसके अंदर जो ब्याज दर होती है वो अधिक होती है, ध्यान रखना, ब्याज दर क्या होती है अधिक। तो बचत खाता जो कर्मचारी वर्ग वगैरह जिनको एक निश्चित समय वेतन मिलता है वो खुलवाते हैं, चालू खाता जो व्यापारिक वर्ग होते हैं वो खुलवाते हैं, अवधि जमाएं वो होती है जो एक निश्चित समय के लिए क्या होता है पैसा जमा करवाया जाता है। उसके बाद होगी मांग जमाएं, 3 प्रकार की जमाएं होगी ना, तो मैं साफ भी कर देता होता है मांग जमाएं। और मांग जमाएं तो आपको बता ही चुका हूं मैं इसका, कि मांगने पर क्या करता है जब बैंक किसी भी समय, ये ध्यान रखना, हम किसी भी समय बैंक से मांग सकते हैं, और मांगने पर बैंक हमें क्या करता है उस पूरे पैसे का भुगतान करता है। तो इसी कारण इसको क्या बोलते हैं मांग जमाएं कहते हैं। जैसे आपने पैसा जमा करवा रहे हो, ये खाता आपका खोला हुआ है, तो आप जब भी पैसा मांगोगे बैंक से, बैंक आपको जल्दी उसी टाइम भुगतान देगा। अरे कुछ खाते ऐसे होते हैं बैंक उसी टाइम भुगतान नहीं देता, आपको एक निश्चित समय देता है भी 1 दिन 2 दिन उतने बाद आप पैसा मिलेगा। लेकिन ये वो जमाई होती है जब भी आप किसी भी समय मांगोगे उसी समय बैंक आपको क्या दे देगा, आपको पैसा उपलब्ध करवाएगा, नहीं आपको भुगतान देगा, ठीक है। तो हमने 4 प्रकार की चीज जमाओं में पढ़ी है ना।
कि बैंक का पहला महत्वपूर्ण कार्य होता है जनता के पैसे को स्वीकार करना, यानी जो जनता उसके अंदर जमा कर रही है, यानी जमाए स्वीकार करना। अरे पैसा आएगा तभी तो बैंक अपना कार्य चलाएगा, जब तक जनता पैसे ही नहीं जमा करवाएगी तब तक बैंक थोड़ी चलेगा। मोदी जी ने जो जन धन खाते योजना वगैरह चलाई थी, सबके खाते को अनिवार्य कर दिया, बैंकों के साथ जोड़ दिया, ऑनलाइन सिस्टम कर दिया, है ना, कैशलेस स्थिति। किस लिए की थी? इसीलिए तो की थी ताकि जनता ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों में जाए, और जितने ज़्यादा हम बैंकों में जाएंगे उतना ही देश का विकास भी ज़्यादा होगा। क्योंकि फिर पैसा क्या है, जल्दी जल्दी आएगा, जल्दी जल्दी जाएगा। जितना पैसा करेंसी की चलने की पावर तेज होगी ना, उतना ही देश की विकास भी तेज होता है, ये ध्यान रखना। कि जितना भी आओ करेंसी तेज मात्रा में बाजार के अंदर चलेगी, उतना ही ज़्यादा क्या हो रहा है, हमारा विकास होगा। और वो कौन चलाएगा? बैंक चलाएगा। बैंक को एक माध्यम बना रखा है हमने कि हम पैसा, देखो वैसे तो हमारा पैसा बाजार में जाएगा नहीं, लेकिन जैसे हम पैसा बैंक में जमा करवाएंगे तो थोड़ी सी बचत हमने बैंक में जमा करवा दी, तो बैंक उसका, जब सभी थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा हो गया ना। अब बैंक क्या करेगा? उसको ऋण दे देगा, तो बाजार में पैसा आ गया ना, वो हमारा पैसा ऋण देकर आगे कोई उद्योग लगा रहा है, या कोई व्यापार चला रहा है, या कोई अपना और कोई उद्योग धंधा चला रहा है। तो ऐसी स्थिति में देश का क्या होता है? विकास होता है। इसीलिए सभी को बैंक के साथ जोड़ना चाहते हैं ये। तो ये जमाएँ कुछ प्रकार के हमने पढ़ ली। बचत जमाएँ, बचत खाता होता है, चालू खाता होता है, उसके बाद अवधि जमाएँ होती है, और मांग जमाएँ होती है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट इसका जो दूसरा कार्य पढ़ने वाले हैं वो है ऋण स्वीकार करना। तो ऋण प्रदान करना, पहला तो जमाएँ स्वीकार करना, दूसरा है ऋण प्रदान। देखो बैंक क्या करता है? बैंक जनता की जमाएँ स्वीकार करता है, और उन जमाओं के द्वारा, ठीक है, यानी अन्य व्यक्ति को मांगने पर क्या देता है? ऋण प्रदान करता है। तो ध्यान रखना, ये ऋण के द्वारा ही तो क्या करता है? साख का निर्माण करता है, यानी मुद्रा का निर्माण। सबसे महत्वपूर्ण कार्य ध्यान रखना, इस ऋण के जो प्राथमिक जमाएं होती है ना, जो जनता जमा करवाती है, उसी जमाओं के द्वारा, उसी पैसे के द्वारा आगे ऋण देकर वो क्या करता है? अपने साख का निर्माण करता है, मुद्रा का निर्माण करता है। ये बैंक का काम होता है। यानी ये जमाएं स्वीकार करता है। और व्यापारिक वर्ग है, या कृषि के अंदर है, या कोई अपने आप ले सकते हो, जैसे होम लोन ले सकते हो घर के लिए, अरे यहाँ तक तो विवाह के लिए भी ले सकते हो आप, शिक्षा के लिए। यानी इनके लिए जब आप उनसे पैसा मांगोगे तब आपको वो क्या करेगा? ऋण प्रदान करेगा। कृषि के अंदर ऋण प्रदान करता नहीं करता? बैंक देता है ना पैसा, कृषि ऋण देता है, शिक्षा के लिए देता है, आपको घर बनाने के लिए देता है, या अन्य औजार, कोई ट्रैक्टर वगैरह आपको खरीदना है कृषि के अंदर, या कोई और मशीनें लेके आनी है उसके लिए ऋण देता है। पशु के लिए भी ऋण देता है, पशुपालन के लिए, मुर्गी पालन के लिए। यानी आप जो भी व्यवसाय करना चाहते हो, व्यापार करना चाहते हो, आप कार्य करना चाहते हो, शिक्षा के लिए, यहाँ तक विवाह के लिए भी सर वो क्या कहते हैं? ऋण प्रदान। हमारी बहुत सी रीति रिवाजें होती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, जैसे विवाह हो गया, उसके बाद जो मृत्यु भोज हो गया, यानी बहुत सी ऐसी प्रक्रिया हमारी संस्कृति है जिसके अंदर में ज़्यादा पैसा लगता है, हमारे ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में वो पूर्ति कौन करता है? बैंक करता है। और करता है बैंक। या आपको कोई व्यवसाय करना है, या कोई उद्योग धंधा स्थापित करना है, या कोई आपको और अन्य पशुपालन या मुर्गी पालन या मत्स्य पालन, कोई अपना सेवा व्यवसाय शुरू करना है, या आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है, तो ऐसी स्थिति में बैंक आपको क्या देगा? लोन देगा, तो ऋण प्रदान देगा। तो इस प्रकार बैंक क्या करता है? आपको ऋण प्रदान करता है। इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य। तीसरा हम बात करें, इसी ऋण के अंदर क्या होती है? एक सुविधा होती है, उसकी चर्चा कर लेते हैं हम। एक होता है अधिविकर्ष। ये क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना। कुछ ज्यादा महत्व नहीं है वैसे तो, नाम से इसमें अधिक यानी अधिक, यानी अधिक। इसका मतलब इसकी यह वो सुविधा होती है जिसमें आपका बैंक के पास जितना पैसा जमा होता है, आवश्यकता पड़ने पर आप
उससे अधिक पैसा निकलवा सकते हो। अधिक पैसा निकलवा सकते हो, वो ही अधिक विकर्ष। जैसे मान लेते हैं आपके 1000 रुपये जमा पड़े हैं, आपको 1500 की आवश्यकता पड़ गई। अब आपके 1000 रुपये तो काम चलेगा नहीं, तो आप जो एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हो, 500 ले रहे हो, अधिक ले रहे हो, वो ही अधिक विकर्ष है। और ये किसके लिए आता है? ये व्यापारिक जो खाते होते हैं ना, चालू खाता, ठीक है, ये ज़्यादा व्यापारिक वर्ग को सुविधा होती है चालू खाते के अंदर, क्योंकि व्यापारिक वर्ग को तो एकदम बड़ा सौदा होगा तो ज़्यादा पैसा चाहिए। उतना पैसा मान लेते हैं बैंक के पास हो ही ना, जमा ही ना हो बैंक के पास उस व्यक्ति का, तो पैसा आएगा कहाँ से? फिर वो बैंक से क्या लेगा? अधिक विकर्ष की सुविधा देगा। यानी बैंक फिर उसको जितनी उसकी जमा राशि है उससे ज़्यादा पैसा प्रदान करेगा, उसे बोलते हैं अधिक विकर्ष। ठीक है ना बात? जितना पैसा जमा होता है उससे ज़्यादा पैसा निकालना, वो अधिक विकर्ष होता है। जैसे मैंने कहा ना व्यापारिक वर्ग, तो व्यापारिक वर्ग का तो कुछ भी हो सकता है, बड़ा सौदा भी हो सकता है दिन के अंदर। अगर बड़ा सौदा हो गया तो बैंक उसको पैसे की सुविधा प्रदान करेगा, यानी जमा राशि है उससे ज़्यादा पैसा निकलवा कर देगा, उसको पैसा प्रदान करेगा, उसे बोलते हैं अधिक विकर्ष। और ज़्यादा ये व्यापारिक वर्ग जो चालू खाता है उसके लिए प्रदान किया। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। हो गया जमाएं स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, अधिक विकर्ष के बारे में पढ़ चुके हैं। जमा राशि से अधिक पैसा निकालने की सुविधा देना बैंक के द्वारा। तीसरा इसका कार्य होता है साख निर्माण। बैंक का कार्य पढ़ रहे हैं ना, तो साख निर्माण। और ध्यान रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, साख का निर्माण कौन करता है? व्यापारिक बैंक करता है, ये बात आप पक्का ध्यान रखना। केंद्रीय बैंक नहीं करता, आगे पढ़ेंगे हम। साख का निर्माण कौन करता है? व्यापारिक बैंक करता है। और ये साख का निर्माण कैसे करता है? ये आगे जो जमाएं स्वीकार हुई, यानी जो जमाएं आई है उसको आगे ऋण पर देखकर, ठीक है, जो पैसा बैंक के पास जमा हुआ है, जो पैसा बैंक के पास जनता का आया है, उसी को आगे दूसरे व्यक्ति को ऋण देकर वो क्या करता है? साख का निर्माण करता है। कैसे करता है उसकी मैंने आपको पहले कहा था, इसको हम पूरा आपका एक टॉपिक है साख के निर्माण की प्रक्रिया, वो हम उसमें करेंगे। यहाँ पर तो आपको कार्य पढ़ना है, तो वो जमाएं स्वीकार करता है, वो ऋण प्रदान करता है, और उसके बाद वो साख का निर्माण भी करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। इसका एक महत्वपूर्ण कार्य क्या हो गया? साख का निर्माण करना। उसके बाद हो गया एजेंसी सेवाएं। यानी एजेंसी जानते हो, एक माध्यम होता है ना बीच में, तो ये एजेंसी के रूप में भी काम करता है। आपका ड्राफ्ट है, चेक है, तो वो क्या करता है? प्रदान करता है, उसको पास करता है, और आपको चेक के अकॉर्डिंग आपकी मुद्रा आपको प्रदान करता है। चेक के दो प्रकार का होता है, एक तो होता है वाहक, एक होता है रेखांकित। एक तो होता है वाहक चेक, एक होता है रेखांकित चेक। वाहक चेक वो होता है जैसे आप लेकर गए चेक बैंक के अंदर, उसी टाइम में आपको वो क्या करेगा? आपको मुद्रा प्रदान कर देगा, जितने उसके अंदर लिखा हुआ है, जितना पैसा आपको लेना है जो चेक के अंदर है वो पैसा आपको दे देगा। रेखांकित चेक में क्या होता है? इसके अंदर उसी समय नहीं दिया जाता, बल्कि जिस व्यक्ति का चेक पर नाम होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है उसके खाते में जमा किया जाता है वो पैसा। खाते में क्या कर दिया जाता है? जमा कर दिया। हाँ, समझे ना? वाहक चेक तो वो होते हैं जिसके अंदर जैसे ही आप बैंक में जाके उस चेक को लगाया, आपको लगाते ही आपको पैसा दे देंगे, आप उसी टाइम आपको पैसा मिल जाएगा, यानी उसी व्यक्ति को प्रदान कर दिए जाएंगे जो चेक लगा रहा है। रेखांकित चेक वो होते हैं जो उसके ऊपर रेखांकित है, जो अंकित है, जो उस चेक के अंदर नाम लिखा गया है, उस व्यक्ति के खाते में पैसा जमा करता है बैंक, उसी टाइम वो पैसा प्रदान नहीं करता, वो होते हैं रेखांकित चेक। ठीक है, उसकी हम बात करें अन्य कार्यों की, जमाएं स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, साख निर्माण करना, एजेंसी सेवाएं प्रदान करना। उसके बाद अन्य कार्यों की बात करें हम, अन्य कार्यों में सब जानते हैं भाई। बैंक क्या करता है? एटीएम की सुविधा प्रदान करता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन सुविधा देता है नहीं देता? सब जानते हैं एटीएम के बारे में। आप 24 घंटे कहीं भी कैसे भी पैसा निकलवा सकते हो, क्योंकि बैंक रात को तो खुला रहता नहीं। अगर रात को बैंक अपने जो खाता धारक है उनको अगर पैसे की आवश्यकता पड़ती तो वो कहाँ जाएंगे? तो बैंक ऐसी स्थिति में 24 घंटे की सुविधा उपलब्ध करवाता है भी, आप 24 घंटे कभी भी पैसा निकलवा
सकते हो, यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है। ठीक है, यानी ये एटीएम की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधा है, बहुत ज़्यादा महत्व रखती है ये। उसके बाद हम बात करें दूसरा, इंटरनेट सेवा। सभी बैंकों ने अपना कुछ ना कुछ ऐप चला रखा है, अपना कोई ना कोई ऐप चला रखा है, उस ऐप के द्वारा भी आप क्या कर सकते हो, पैसे का लेन देन कर सकते हो। इंटरनेट के द्वारा आप लेन देन कर सकते हो, अपने खाते की स्टेटस जान सकते हो आप, आपको बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं है। यानी आप पैसे को ऑनलाइन भी लेन देन कर सकते हो बैंक के द्वारा, घर बैठे। यानी प्रत्येक ग्राहक को बैंक क्या करता है, इंटरनेट सेवा उपलब्ध करवाता है। अगर हम बात करें मोबाइल सेवा, देखो वर्तमान में के अंदर तो क्या हो गया, मोबाइल है या नहीं, बैंकिंग चलता है नहीं चलता, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अभी आप मोबाइल में बैठे ही पूरा बैंकिंग कर सकते हो, अपना हिसाब किताब कर सकते हो, अपना खाता कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप विदेशों से कहीं से वस्तु मंगवा सकते हो मोबाइल पर बैठे बैठे। आपका जो पैसा है वो बैंक चुकाएगा, माध्यम बैंक है आपका, आपको पैसा नगद लेने की जरूरत ही नहीं है। आप अपनी वस्तु बेच सकते हो कहीं भी, आपको जो पैसा है, जो कीमत है, वो बैंक ला के देगा आपको, यानी वो पैसा सीधा बैंक में आएगा। कहने का मतलब अब वर्तमान में तो मोबाइल बैंकिंग चल चुकी है, यानी मोबाइल के द्वारा भी आप पूरा अपने खाते का स्टेटस जान सकते हो। मोबाइल के द्वारा बहुत सा ऐप चला रखे हैं, जिन्हों जो ऐप आप जाना, जैसे जैसे बैंक में आपका खाता है, आप उनसे पूछना कि हमें मोबाइल बैंकिंग चलाना है जी, तो आपको अपना ऐप बताएगा वो, आप यूट्यूब सॉरी जो ये कुछ ऐप बने हुए हैं, उनको आप डाउनलोड करो, डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हो, उसके साथ मोबाइल बैंकिंग की सुविधा ले सकते हो आप, यानी आपको बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे आप मोबाइल के द्वारा बैंकिंग की पूरी प्रक्रिया प्रोसेस को अदा कर सकते हो। यानी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है वर्तमान में, इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ये बैंक आपको क्या देता है, सुविधा देता है कि आप घर बैठे ही पूरा बैंक का कार्य कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट बढ़े हम, अन्य कार्यों में लॉकर सुविधा, यानी आपके पास जो गहने होते हैं, जेवरात सोना वगैरह चाहते हैं, जो महंगे जो आपके पास धातु होते हैं, देखो घर के अंदर तो वह सुरक्षित होते हैं, घूम भी सकते हैं, चोरी भी हो सकती है, यानी किसी भी प्रकार से उसका नुकसान हो सकता है। लेकिन इसी कारण बैंक क्या करता है, आपको एक लॉकर सुविधा प्रदान करता है, आपको लॉकर प्रदान करता है, उसके अंदर आप आपके अंदर जो महत्वपूर्ण जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो कागजात, जमीनी कागजात भी रख सकते हो आप, या आप अपने गहने वगैरह भी वहाँ रख सकते हो लॉकर के अंदर, आपके कुछ जमीनी कागजात जिनको आप संभाल कर नहीं रख सकते वो भी आप वहाँ पर रख सकते हो, यानी वहाँ पर सुरक्षित होता है, यानी बैंक आपको एक लॉकर सुविधा प्रदान करता है, वहाँ पर अपने इंपॉर्टेंट कागजात जो भी है वो आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, रख सकते हो। ये भी एक बैंक का कार्य है, भी लॉकर सुविधा प्रदान करना। ठीक है, ये हो गए बैंक के अन्य कार्य। इन बैंक के अंदर हम पढ़ चुके हैं, देखो बैंक के जो मुख्य कार्य हैं, जमाएं स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, साख निर्माण करना, अधिविकर्ष की सुविधा देना, एजेंसी के रूप में काम करना, जैसी सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद अन्य कार्यों में इंटरनेट सेवा की पढ़ चुके हैं, इंटरनेट सुविधा प्रदान करता है ये। उसके बाद एटीएम की सुविधा में प्रदान करता है, मोबाइल बैंकिंग की सुविधा प्रदान करता है, ये हमें लॉकर सुविधा प्रदान करता है, या अपने इंपॉर्टेंस कागजात है, कोई भी आपके जो गहने हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जिनको ज़्यादा सुरक्षा की आवश्यकता है, उसको आपको वो बैंक क्या कर देगा, एक लॉकर प्रदान कर देगा, उस लॉकर के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपने महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है वो वहाँ पर रख सकते हो। ठीक है, अब हम बार बार चर्चा कर रहे हैं शाखा निर्माण, अब हम यहीं से शुरू करते हैं, व्यापारिक बैंक एवं शाखा निर्माण बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। हम बार बार यही चर्चा की थी, मैंने जब भी शाखा शब्द आया था मैंने आपको यही कहा था कि ये हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, इसके अंदर पूरा डिटेल से पढ़ेंगे शाखा निर्माण। इसके अंदर तो आपको यही ध्यान रखना है, व्यापारिक बैंक का महत्वपूर्ण कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य है, क्या होता है, शाखा निर्माण करना, शाखा निर्माण। ठीक है, इससे पहले मैं एक बात आ देता हूँ, जमाएं होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है प्राथमिक जमा, ताकि आपको पता चले शाखा निर्माण कैसे होता है, और एक होता है आपकी व्युत्पन्न जमा, जमाएं। ठीक है, प्राथमिक जमाएं जो जनता के द्वारा बैंक में पैसा जमा कराया जाता है,
जैसे आपने क्या किया, जैसे मान लेते हैं आपने 1000 रुपये बैंक में डाल दिए, ये प्राथमिक जमा है। ठीक है, जनता के द्वारा जो स्टार्टिंग के अंदर जो पैसा क्या किया जाता है बैंक में जमा करवाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक जमाएं कहते हैं। जो जनता के द्वारा पैसा बैंक में जमा करवाया जाता है, उन जमाओं को जो बैंक में जनता ने करवाया है, उन जमाओं को वो आगे ऋण पर देकर क्या करता है, व्युत्पन्न जमाओं का निर्माण करता है बैंक। और ये व्युत्पन्न जमाओं के द्वारा क्या होता है, साख का निर्माण, है ना। यानी ये मैं आपको पहले क्यों बता दिया, क्योंकि आगे पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए व्युत्पन्न जमा कौन सी होती है, प्राथमिक जमाएं कौन सी होती है। प्राथमिक जमाएं वो होती है जो जनता के द्वारा बैंक में जो पैसा जमा करवाया जाता है। जैसे मैंने अभी कहा था 1000 रुपये आपने बैंक में जमा करा दिए, प्राथमिक जमाएं। उसी 1000 रुपये को बैंक आगे क्या देता है, ऋण पर देकर व्युत्पन्न जमाओं का निर्माण करता है, व्युत्पन्न जमाओं का निर्माण करता है। और यही व्युत्पन्न जमाएं होती है, इसके द्वारा क्या होता है, साख का निर्माण किया जाता है, या साख का निर्माण पूरा होता है आगे उन प्राथमिक जमाओं को ऋण पर देकर। ठीक है, अब ये प्रोसेस आप समझ चुके हो। अब आगे पूरी प्रक्रिया वो हम पढ़ेंगे एक उदाहरण के द्वारा, एक एग्जाम्पल के द्वारा। पूरा आपका एक मतलब पूरी क्लास होगी वो इसी पर होगी। है बिल्कुल सिंपल सा प्रक्रिया। मेरे आपने प्राथमिक जमा समझ ली कि जनता के द्वारा जो पैसा जमा कराया जाता है, व्युत्पन्न जमाएं जो बैंक आगे पैसा, उसी पैसे को, पैसा अपने पास तो रखता है बैंक, या आप पैसा दे रहे हो अपने पास रख रखेगा, उसको आगे वो ऋण पर देता है, ऋण पर देकर व्युत्पन्न जमाओं का निर्माण करता है। और उसी व्युत्पन्न जमाओं के द्वारा क्या होता है, साख का निर्माण किया जाता है। अब हम साख के निर्माण को डिटेल हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर पढ़ेंगे। यहाँ तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।